औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले 3.1 और 3.2 आपके चैनल MD एकेडमिया पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक़। स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी मिसालें जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है टीचर और पीपल का ताल्लुक़, मदर सन का आपस में रिलेशन, ठीक है, उनका ताल्लुक़, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास रिलेशन दो चीज़ों के आपस में मौजूद है। तो इसको अब हम मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे, तो मैथमेटिकली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, आप उसको वहाँ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ बताई गई हैं, या लेस दैन का साइन, ग्रेटर दैन का साइन दिया गया है, और इसमें से हम देख सकते हैं बाकायदा कि जो 5 है वो ग्रेटर है और 4 क्या है, लेस दैन है। अब ग्रेटर और लेस में हमें वाज़िया फ़र्क है, लेकिन ये क्या है, दो नंबर्स का आपस में ताल्लुक़। अब स्केयर की एग्जांपल है, तो हम 5 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, तो 5 का 25 से रिलेशन हो गया। इसी तरीके से स्केयर रूट 4 का स्केयर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर 2 आएगा, तो इसलिए 4 और 2 का रिलेशन हो गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल इक्वल किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 4 बनेगा। तो ये देखें, दो चीज़ों का आपस में मैथमेटिकली रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। डिफ़ाइन में आपके पास क्या है, मैथमेटिकली अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जैक्ट इसकी हम बात को अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या होता है, दो चीज़ों के यानी जो सेट होते हैं उनका ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर आपस में, और ये सारे स्टूडेंट्स अगर आप लोग ऊपर देखें तो दो चीज़ों का जो रिलेशन है वो क्या है, ऑर्डर पेयर कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास है सबसे पहला, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब दो सेट हैं ए और बी, लेकिन वो क्या है, नॉन एम्प्टी, यानी उन्होंने कहा है कि उसके अंदर एलिमेंट्स लाजमी होने चाहिए, वो खाली ना हो। देन द कार्टियन प्रोडक्ट, अब उनके दरमियान कार्टियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ आप अंडरस्टैंड करने वाली है कि इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ये देखें, एक्स और वाई, एक्स भी एक एलिमेंट है, वाई भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब ये अपने सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे एक्स यहाँ पे ए और बी आप लोगों को बताया गया है स्टार्ट में कि ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ये देखें इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट। अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, अपने फर्स्ट सेट ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है बी को। अब इसको डिनोटेड कैसे करते हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, अब ए सेट है और बी सेट है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गया फिर, कार्टियन प्रोडक्ट। अब सिंबॉलिकली यानी अलामती तौर पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो अलामती तौर पर हम इसको जब सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे। वी कैन राइट एज इट ए क्रॉस बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी हम कार्टियन प्रोडक्ट को फिर लिखेंगे एक्स और वाई। ये है क्या है, हमारे पास ऑर्डर पेयर है। अब इसमें एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने देख लेनी है। नेक्स्ट इसका स्टेप नंबर 2 है। अब उन्होंने कहा है कि ए और बी दो सेट हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, दो सेट है ना, और हमने पीछे बाइनरी रिलेशन पढ़ा था, दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक। तो ये ए और बी क्या कहलाते हैं, बाइनरी रिलेशन, इनको सिंपली अ रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इसको डिनोटेड बाय द लेटर आर से जाहिर किया जाता है। तो सिंपली ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है आपके पास के सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। हमारे पास ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कि एक्स और वाई। ठीक है, कोई ना कोई नंबर हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो वो क्या होगा, दो चीज़ों का आपस में। और उसमें जो अब फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको क्या हम बोलेंगे, डोमेन। वो क्या कहलाएगी आपके पास, डोमेन। ठीक है, अब डोमेन ऑफ एनी रिलेशन, डोमेन का जो रिलेशन होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डोमेन आर। ठीक है, डोमेन आर से, आर यानी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। अब इसमें सेकंड एलिमेंट क्या होगा ऑफ द ऑर्डर पेयर फेमिंग अ रिलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज, रेंज होगा।
अब ऑर्डर पेयर का जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट x है, इसको हम बोलेंगे डोमेन, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास y है तो इसको क्या कहेंगे, रेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सेकंड एलिमेंट को क्या बोला है, रेंज। अब रेंज ऑफ एनी रिलेशन r मतलब रिलेशन इज डिनोटेड बाय इसको RAN और r, यानी रेंज ऑफ r, इससे जाहिर करते हैं। और रेंज ऑफ r को हम को डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। डोमेन हमारे पास कोई ना कोई इनपुट होती है और उससे हमें क्या मिलती है, कोई आउटपुट, नेक्स्ट हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलती है, तो उसको हम कोड डोमेन भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके कुछ डिफाइंस और इसकी टाइप्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास फिर यहाँ पे फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब ये हमारा टोटली डोमेन और रेंज, ये दो चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये फंक्शन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो होता क्या है, फंक्शन कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखें लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यही चीज़ हमने वहाँ पे स्टार्ट में पढ़ी थी। ये देखें कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन में फिर दोबारा वही रिपीट हो रहा है कि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट हैं, क्योंकि हम हर चीज़ बाइनरी पढ़ रहे हैं तो इसलिए दो का ताल्लुक। सेट सच दैट f इज़ आ रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है। अब f का रिलेशन कब होगा, जब सेट a टू b रिलेट करेगा। दैट f इज़ द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। ये बात हमने फर्स्ट स्टेप में भी पढ़ी थी कि फंक्शन जो है वो सबसेट है a क्रॉस b का। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आपने देखना है डोमेन f इक्वल टू a। अब डोमेन है स्टार्ट वाली जो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है ना, यानी इसी तरीके से वहाँ पे उनके सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट वो किस में हो सकते हैं, पहले सेट में। सेट ए को हमने फर्स्ट, ये देखें ए है आपके पास तो यानी पहला सेट, तो डोमेन जो फंक्शन है उसमें वो पहला सेट के बराबर होगा, ठीक है, फर्स्ट सेट के बराबर होगा। बी यानी दूसरा सेट है तो दूसरे सेट को के एलिमेंट्स को हमने क्या बोला था, रेंज बोला था। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो पहले सेट ए के बराबर होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इसका थर्ड पार्ट। उसमें स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, ठीक है। अब दो पेयर्स कैसे इक्वल हो सकते हैं, जब हम क्या करेंगे कि देन एफ इज सेड टू बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। स्टूडेंट्स सिंपली जो फंक्शन हमारा ए और बी सेट पे डिपेंड कर रहा है, और फंक्शन क्या है वो एक्चुअल में सबसेट है ए और बी का, यानी ए और बी के तमाम एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा। और फिर हम इसको कैसे जाहिर करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, तो फंक्शन एफ इज़ आल्सो रिटन एज फंक्शन, ये रेशो का साइन आप लोग पढ़ते हैं लेकिन अब फंक्शन को हम पढ़ेंगे ए टू बी, ठीक है। ये यहाँ पे एरो का साइन है, हम पढ़ेंगे ए टू बी, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि विच इज़ रीड एज एफ इज़ अ फंक्शन ए टू बी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको डोमेन और रेंज कैसे फ़र्क वाज़िया होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसी एग्जांपल पे गौर करें, जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 दी गई है, तो हमारे पास एक ए सेट दिया है और बी। ए हमारे पास 0 1 2 3 4 है, बी सेट में क्या है 3 5 7 9 11। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के ऑर्डर पेयर बन गया 0 3 1 5 2 7, ठीक है। इसमें हमने फंक्शन में एक्चुअल में चेक क्या करना है, फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, डोमेन और रेंज, दो चीज़ें होती हैं ऑर्डर पेयर में, आपने ऊपर फर्स्ट स्टेप में भी पढ़ी थी कि अब पहला एलिमेंट जो है सारे के सारे वो क्या है, डोमेन, और इसके सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के वो क्या कहलाएंगे, रेंज। स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन आपने अगर गौर करें तो इस थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, ठीक है। यानी फंक्शन क्या है, उसमें जो ऑर्डर पेयर जो भी आएंगे ए और बी के, यानी ए और बी दोनों सेट के, वो सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, सेम ना हो, बराबर ना हो, ठीक है। तो इसमें फिर वो आपके पास और फंक्शन क्या होगा, सबसेट होगा उसका ए क्रॉस बी का। अब चूँकि यहाँ पे हम डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास अगर 0 है तो इधर से दूसरा एलिमेंट क्या है 3,
वन वन का रिलेशन ऑर्डर पेयर में किससे बन रहा है, 5 से, 2 का रिलेशन 7 से बन रहा है ऑर्डर पेयर में, 3 का 9। अब सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यही हमारे पास स्टेप नंबर 3 में कंडीशन बताई गई थी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब डोमेन, उसका दूसरा नाम ये देखिए को डोमेन, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेंज भी कहते हैं। ठीक है, अब डोमेन में सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट ए थे और दूसरा था हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट, उसको हमने क्या बोला था, रेंज। अब डोमेन एफ, अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट आपने गौर से सारे ऑर्डर पेयर से चेक किए हैं तो वो हमारे पास ए के बराबर आ रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टार्ट में कंडीशन पढ़ी थी डोमेन एफ इक्वल टू ए। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन ये ए के बराबर होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखा था कि फंक्शन जो है वो सबसेट है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे आपके पास है नेक्स्ट, जब इसकी रेंज ऑफ एफ, जब फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो सारे के सारे सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, ये सारे सबसेट होगा बी का। अब ये इक्वल नहीं होगा, ये सबसेट है बी का। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते। ठीक है, और इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं फिर, रेंज ऑफ एफ या फिर सबसेट। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस की टाइप्स हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, उससे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपके पास सबसे पहले इनटू फंक्शन है, नेक्स्ट वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव, इसके 4 फंक्शंस हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग देखें इनटू फंक्शन, स्टूडेंट्स ये सिंपली वे है, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि एफ ए टू बी, अब सच दैट, अब दो चीज़ें इसमें वेरीफाई करने वाली हैं। एक तो आपके पास जो रेंज है, जो फंक्शन सबसेट हो बी का, तो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में इसको प्रूफ भी किया था। ठीक है, और दूसरा रेंज ऑफ एफ ये बराबर ना हो बी के। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो आप लोग इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि इसके सेकेंड एलिमेंट सारे के सारे, ये तो रेंज ऑफ एफ इक्वल हो गई, लेकिन एक्चुअल में हमें एक पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करना है, बाइनरी रिलेशन में जो सेट ए है वो बराबर होगा और बी सेट ये सबसेट होगा। ठीक है, रेंज ऑफ एफ ये सबसेट होगा बी का। और अब ये इसमें फर्स्ट सेट देखें, ए में आपके पास 1 3 5। ठीक है, अगर आप लोग चेक करें तो इसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं, अपना रिलेशन बना रहे हैं सेट बी के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। लेकिन क्या है, बी का एक एलिमेंट बच गया है। ठीक है, जहाँ पे भी बी के तमाम एलिमेंट यूज़ ना हो, सेट ए के साथ रिलेशन कंप्लीट ना करें, तो वो सेट हमारे पास क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन, और उसी को ही हम कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, सबसेट है बी का। ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट रिलेट करें बी के साथ, लेकिन बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट बच जाए। ठीक है, वो सारे के सारे यूज़ ना हो, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली ये बेसिक चीज़ थी जो आपको यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड करनी थी। तो नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2, यानी दूसरी इसकी टाइप, वन वन फंक्शन, इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब वन वन से ही जाहिर है कि हमें एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से ही रिलेशन बनाना है, यानी एक इनपुट होगी तो उसका एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इनपुट है तो हमें वहाँ से भी एक ही आउटपुट मिलेगा। और इसमें भी आपके पास क्या है, बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ नहीं हो रहे, और एक का रिलेशन, एक इनपुट से एक ही आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो फंक्शन है, वन वन नाम से ही जाहिर है कि एक का रिलेशन एक के साथ ही हो, फिर हमारे पास क्या वो फंक्शन बनता है, वन वन फंक्शन। ठीक है, जैसा कि ये देखें फंक्शन वन और ए का ऑर्डर पेयर, टू का और बी का ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे सी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर थर्ड फॉर्म पे अगर आप लोग देखें तो वो क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को आप लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी फंक्शन ए टू बी होना चाहिए और रेंज ऑफ एफ अब इक्वल बी होगी। अब रेंज आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। वो किस फॉर्म में, जब ए के तमाम एलिमेंट्स क्या है, उसको कोई ना कोई आउटपुट दे रहे हो। अब देखें दो इनपुट से हमें एक आउटपुट मिल रही है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन। इसको इन अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हैं कि बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो गए। ठीक है, जिसमें बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो जाए, यानी सारी की सारी आउटपुट हमें मिल जाए, तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट इसका वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव। बाई का मतलब भी दो होता है, दो चीज़ों का आपस में रिलेशन, ठीक है, बाईजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें भी फंक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, यानी आप फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को एक्सप्लेन इस फॉर्म में किया गया है, इज सेड टू बी बाईजेक्टिव। अब ये बाईजेक्टिव कैसे होते हैं, इफ़ इट इज़ बोथ वन एंड ऑन टू। अब इसमें जब वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास वन वन फंक्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यानी पहले एक जो एलिमेंट है वो एक ही आउटपुट दे रहा है, एक एलिमेंट एक ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में हमने क्या देखा था कि बी के तमाम एलिमेंट यूज़ हो गए हैं, ठीक है। ये देखें ऑन टू फंक्शन में हमने यही कंडीशन को सेटिस्फाई किया था ना कि बी के तमाम एलिमेंट ए के साथ अपना रिलेशन बना रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी बी के तमाम, तो वन वन कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, एक का एक के साथ रिलेशन। और ऑन टू में हमने देखा था कि बी के तमाम जो एलिमेंट हैं वो ए के साथ अपना रिलेशन बना रहे हैं, यूज़ हो गए हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। तो जब वन वन और ऑन टू फंक्शन दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, बाईजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपके पास इसकी डिफाइन भी बताई गई है, ठीक है। और इसके ऑर्डर पेयर्स को भी यहाँ पे लिखा गया है, ए और जी का, ठीक है, बी और एक्स का ऑर्डर पेयर, सिंपली सी और वाई का ऑर्डर पेयर। तो सिंपल सिंपल सी ये चीज़ें स्टूडेंट्स अगर आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब आपने इनमें दो चीज़ों की पहचान कैसे करनी है, एक लीनियर है एंड क्वाड्रेटिक, दो तरह के फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स, ये 2x-1, ये एक इक्वेशन है। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर वन हो, आपके पास एक्स वाई जी हो सकती है, ए बी सी, कोई भी वेरिएबल कोई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन क्या उसकी एक्सपोनेंशियल वन हो, तो फिर वो इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, लीनियर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक की पहचान कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक में अगर आपके पास जी ऑफ एक्स कोई भी इक्वेशन है, उसमें जो फर्स्ट जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसका एक्सपोनेंशियल टू हो, ठीक है, टू हो, वन से ज़्यादा हो, टू हो, तो वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो सिंपली ये लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको पता चल गया होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 है और इसमें हमारे पास ए सेट दिया गया है, ये देखें यहाँ पे। और हमने क्या करना है, इसका ए के साथ ही रिलेशन बनाना है और साथ में हम इनकी डोमेन और रेंज बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन वो फिर क्या होगा, ए का ए के साथ तो हम लिखेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए। अब ए के एलिमेंट्स ए का सेट लिख लेते हैं, उसमें अब 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करते रहे हैं, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन यूज़ करते रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस आएगा। तो फिर दोबारा हम ए का सेट लिख लेंगे, वो क्या है, 1 2 3 और 4। अब हमने क्या करना है, इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो ऑर्डर पेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम सेट यूज़ करेंगे, ठीक है, ये साइन सेट स्टार्ट करेंगे। अब हम ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, वन का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास 1 1। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है और इसके तमाम एलिमेंट के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसका बनाएंगे तो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा वन का टू के साथ, तो ये दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर। फिर वन का थ्री के साथ, वन का थ्री के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा, इसी तरीके से वन का फोर के साथ। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट एलिमेंट का हमने इस तमाम के तमाम ए के एलिमेंट के साथ क्या किया है, ऑर्डर पेयर बना लिया है। अब इसी तरीके से हमने ए सेट यानी फर्स्ट जो सेट है उसका दूसरा एलिमेंट लेना है और इन सब के साथ दोबारा से ऑर्डर पेयर बना देना है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1, ठीक है। फिर आ गया 2 2, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 2 3, और क्या आ जाएगा, 2 4। तो ये हमारे पास दूसरे एलिमेंट का भी इस सब सेट के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो 3 का इन सब के साथ बनाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 1, ठीक है, 3 2, फिर नेक्स्ट 3 3, और फिर नेक्स्ट 3 4। अब हमारे पास 3 का भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बन गया है, तो ऑर्डर पेयर तैयार है। तो फिर अब हम क्या क्या करेंगे, 4 का हम लेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर, तो ये आ जाएगा 4 1, ठीक है, फिर 4 2, नेक्स्ट आपके पास 4 3, और ये क्या आ गया, 4 4।
तो यहाँ तक हमारे ऑर्डर पेयर कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी सेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे A क्रॉस A। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस सब का ऑर्डर पेयर लिख लिया है, यानी क्वेश्चन को हमने सेटिस्फाई करवा दिया स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट हम इसके अब पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है एक्स वाई, यानी एक्स वाई दो एलिमेंट्स है और एक ऑर्डर पेयर आपके वो दिया गया है। अब स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पार्ट से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि वाई हमारे पास क्या हो, एक्स के इक्वल हो। अब हमने इस टोटली सेट में देखना है कि हमारे पास कहाँ पे एक्स और वाई इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, जो वाई की वैल्यू है वही सेम एक्स की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास जो एक्स का एलिमेंट वो क्या होता है, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट इसको हमने क्या पढ़ा था, रेंज। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे जो हमारे पास सेट में गिवन है। अब इसका फर्स्ट अगर देखें तो 1 और 1, यानी x भी 1 है y भी 1 है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास फिर क्या आ गया, 1 1। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो टोटल यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, ये सेम है, यानी इसमें x और y सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 और 2। ठीक है, इससे नेक्स्ट आपके पास क्या कौन से सेम है, 3 और 3, इसको हम लिख देंगे। और नेक्स्ट आपके पास फिर 4 और 4, ये दो एलिमेंट सेम है ऑर्डर पेयर के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और 4। तो यहाँ तक आपके पास सेट क्या हो गया, कंप्लीट, ये सेट वेरीफाई हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी क्वेश्चन के अंदर जो हमने बतानी थी, वो एक तो डोमेन बतानी है और साथ में हमने रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट्स डोमेन आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्डर पेयर में हमने फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या होगी आपके पास, डोमेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन। ठीक है, डोमेन, तो ये फर्स्ट जो है इसको हम लिख देते हैं, आप A1 R1 कुछ भी लिख सकते हैं। रिलेशन तो हम इसका फिर रिलेशन यानी R1 लिख देते हैं। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, थर्ड ऑर्डर पेयर में 3 है और फोर्थ ऑर्डर पेयर में 4 है। तो ये हमने लिख दी डोमेन। इसी तरीके से अब हम इसकी रेंज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो रेंज आपके पास इसको भी हम R1 यानी रिलेशन लिख देते हैं। तो हमारे पास रेंज क्या थी, इसको आप को डोमेन भी कह सकते हैं। तो वो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सारे का सारा आपके पास क्या आएगा, रेंज। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो सिंपल ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई दो एलिमेंट है, एक ऑर्डर पेयर हमारे पास दिया गया है। अब इसमें कंडीशन को क्या सेटिस्फाई करना है कि वाई और एक्स यानी दो वैल्यू वाई की भी और एक्स की वैल्यू को जमा करें तो हमारे पास आंसर 5 है। स्टूडेंट्स जो हमने ए और ए का रिलेशन उसके ऑर्डर पेयर बनाए थे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे एक्स और वाई को प्लस करने से 5 बन रहा है। ठीक है, तो हम पीछे देखते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, तो 1 और 1 यानी 2 बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड किया 5। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला क्या आ गया, फिर 1 और 4। तो यहाँ पे हम अभी डोमेन नहीं, अभी हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो ये हमारे पास 4 और 1 का। ठीक है, अब ये देखें 4 और 1 ऐड किया तो 5। अब नेक्स्ट मज़ीद देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 और 1 के बाद 5, 2 और 1 3, फिर 4, और ये देखें 2 और 3 में भी आपके पास क्या आ रहा है, 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम अगेन देखते हैं, तो यहाँ पे भी 5, 4 और 2 क्या आ रहा है, 6, इसको नहीं लिखेंगे। 3 1 4 आ रहा है, 3 और 2। अब 3 और 2 का ऑर्डर पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास ये भी क्या रिज़ल्ट देगा, 5। ठीक है, तो 3 2 के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपके पास है 3 3 6 4 3। ठीक है, 7 4 और 1, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, 5। तो 4 और 1 का रिलेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऑर्डर पेयर लिख देते हैं। तो 4 और 1 रिलेशन भी हो गया है और ऑर्डर पेयर भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि दो चीज़ों का आपस में रिलेशन है। तो ये 4 और 1 को ऐड करने से क्या बना, 5। नेक्स्ट देखते हैं मज़ीद हमारे पास कुछ बनता है, 4 2 6। ठीक है, ये भी नहीं बनता, और 4 4 8, 7 और 8 बन जाता है। तो हमारे पास हमने वो लिखने थे ऑर्डर पेयर जो 5 आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे के सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए हैं, तो हम सेट को क्लोज़ कर देंगे। अब हमने क्या बताना है, यहाँ से डोमेन। ठीक है, डोमेन, और डोमेन हम यहाँ पे रिलेशन बता देंगे R1। ठीक है, R2 बता देते हैं। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम R2 लिख देंगे और इक्वल।
अब स्टूडेंट्स डोमेन में हमने क्या करना है, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको लिखना होता है, ठीक है। तो इधर आ रहा है 4, फिर नेक्स्ट है 2 और थर्ड में है 3 और 4 ऑर्डर पेयर में क्या है 4, ठीक है। 4 2 ठीक है, और 4 1 सॉरी ये आपके पास 1 और 4 था, 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, 1 2 3 और लास्ट पे क्या आ गया 4। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। इसी तरीके से हम रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज ऑफ R2, तो रेंज हमारे पास क्या होती है जिसको आप लोग कोड डोमेन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज या फिर कोड डोमेन। तो 4 आ गया, नेक्स्ट 3 सेकंड एलिमेंट, और थर्ड ऑर्डर पेयर में 2 आ गया, और फोर्थ ऑर्डर पेयर में क्या आ गया 1। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3। तो उसमें x और y का ऑर्डर पेयर दिया गया है। अब हम इसमें कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, x प्लस वाई लेस देन होना चाहिए, ठीक है। अब लेस देन 5 यानी 5 उसमें शामिल ना हो। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो फिर हम क्या करते हैं 5 को भी शामिल करते। तो स्टूडेंट्स x और y ऐड करने से 5 से कम कम यानी 4 तक वैल्यू आए तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपली आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैंने पेज पे लिख दिए ऑर्डर पेयर्स, ताकि साथ साथ आपको देखना आसान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने 2 को ऐड करना है और 5 से कम, 1 और 1 इनको ऐड करने से 2 आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे। तो इसमें आपके पास 1 1 ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 2 को ऐड किया 3, ठीक है, 1 2 भी लिखेंगे। नेक्स्ट 3 और 1 इसको ऐड करने से 4 आता है। तो ये देखें 1 और 3 आप लोगों ने तरतीब से लिखने हैं, इसकी तरतीब चेंज नहीं हो सकती। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे ही आएगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन है फर्स्ट पे ही आएगा, सेकंड जो है एलिमेंट वो सेकंड पे ही आएगा। अब इसमें फर्स्ट जो है x की वैल्यू है, इधर भी x 1 और इधर भी x 1। अब 1 और 3 4, ठीक है, 4 और 1 5। अब हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या था, ओनली लेस देन का साइन है। अगर इक्वल का होता स्टूडेंट्स फिर हम 5 भी लिखते। तो 5 नहीं लिखेंगे। 2 और 1 3 होता है तो हम 2 और 1 भी लिखेंगे। नेक्स्ट 2 और 2 4, ये भी हम ऑर्डर पे लिख लेंगे, 2 और 2, ठीक है। 3 और 2 5 इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 2 6 नहीं लिखेंगे। 3 और 1 इसका लिखेंगे क्योंकि ये 4 आ रहा है ऐड करने से, तो हम लिखेंगे 3 और 1। नेक्स्ट देखें 3 और 2 को ऐड करने से क्या बनता है 5, नहीं लिखेंगे। 3 3 6 7 बनता है। 4 और 1 ये भी 5 बनता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 और 2 6 7, फिर इनको ऐड करने से 8। तो स्टूडेंट्स मज़ीद कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है जिसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया है, तो इसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपने इसमें से क्या ढूंढना है, एक डोमेन, ठीक है, और दूसरा रेंज। तो हम सबसे पहले डोमेन और रिलेशन लिख देंगे R3, ठीक है। अब डोमेन में आपको पता चल गया होगा कि हम ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 1। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप क्या करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, उसको जस्ट 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। ये 1, अब इस ऑर्डर पेयर में भी 1 आ रहा है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, इसको 1 टाइम ही डोमेन में आपने लिखना है। जैसा कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन में, यूनियन में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही हो कोई नंबर तो आप उसको जस्ट 1 टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम डोमेन में भी करेंगे। अब रेंज में भी अगर आप लोग देखें 1 2 3, ठीक है, देन फिर 1 2 1, तो हम इसको क्या करेंगे 1 टाइम ही लिखेंगे। अब 1, ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट डोमेन है, इसे 2, ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या आ रहा है 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डोमेन ऑफ R3 कंप्लीट है। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, फिर रेंज R3, ठीक है। हमने रिलेशन जो R3 का बनाया उसका देखेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 1, तो इसका मतलब है 1 2 3 हम इसके 3 एलिमेंट लिख देंगे, 1 2 3 3 एलिमेंट, और रेंज ये आपकी फाइंड हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 है जिसमें x और y एक ऑर्डर पेयर है और कंडीशन आपको क्या बताई गई है कि x और y को जमा करें तो उसका आंसर 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 5। अब उसमें 5 शामिल होगा नहीं होगा, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर देन r इक्वल होगा तो फिर 5 यूज़ होगा। स्टूडेंट्स इस तरह ग्रेटर देन r इक्वल
अब इसमें 5 यूज़ होना है जब यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए। अगर ये इक्वल का साइन ना हो, ओनली ग्रेटर देन 5 हो, तो इसका मतलब 5 नहीं आएगा, 5 से बड़े बड़े नंबर आएंगे जैसा कि 6, 7, 8 etc। ठीक है। अब अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके दरमियान जो ऑर्डर पेयर ऐसे लिखेंगे जिनका रिलेशन होगा x और y का। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें 1 और 1 2, ठीक है, 5 से छोटे हैं, हमने बड़े नंबर लिखने हैं। अब 1 और 2 3 हो गया, 1 और 3 4, ये इनको ऐड करने से 5, ठीक है, फिर इनको ऐड करने से 3, ये आ गया 2 + 2 4, 2 + 3 5। अब 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास 6 आ रहा है, तो हमने क्या करना था, 5 से ग्रेटर लिखने थे। तो अब यहाँ पे ऑर्डर पे जो हम लिखेंगे सेट में, वो लिख देंगे 2 और 4 का। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, तो अब ये भी हमारे पास 5 से ग्रेटर आ रहा है, तो इस ऑर्डर पेयर को भी लिख देंगे 3, 3। ठीक है। आपने प्लस का साइन नहीं लगाना, हमने जस्ट ऑर्डर पेयर लिखना है, लेकिन आपने ये अपने माइंड में रखना है कि इनको ऐड करने से क्या हो रहा है, 5 से बड़ी वैल्यू बन रही है। तो इसके बाद 4 और 3 को ऐड करने से 7, तो हम इसको भी लिख देंगे 3 और 4। ठीक है। 4 और 1 5 नहीं लिखेंगे, 4 2 6 बनता है, तो इसको हम लिख देंगे ऑर्डर पेयर को, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 और 2 का ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट देखेंगे तो 4 और 3, अब 7, तो ये भी हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू बन रही है, तो हम इसको भी लिख देंगे 4 और 3। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4 और 3 के बाद 4 और 4 क्या बनता है, 8, तो इसको भी हम लिखेंगे, ये भी 5 से ग्रेटर वैल्यू बन रही है, तो हम लिखेंगे 4 और 4। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर्स जो हमने यहाँ से ढूंढ के लिख लिए हैं, जो 5 से बड़ी वैल्यू, जिनको ऐड करने से 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं फिर इसकी डोमेन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ गई डोमेन, तो वो आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट। तो अब डोमेन ऑफ R4, यानी रिलेशन हमारे पास R4 आ रहा है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 3, फिर 3 रिपीट हो रहा है, 4 आ रहा है, 4 फिर रिपीट हो रहा है, 4, यानी हमारे पास बेसिकली इसके डोमेन क्या आ जाएगी, 2 और 3। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे इसको डोमेन में 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे रेंज। ठीक है। रेंज आपके पास R4 वो क्या आ रही है, इसके सेकंड एलिमेंट होंगे, सेकंड एलिमेंट की पहचान आप लोगों ने कर लेनी है। 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 2 आ रहा है। अब देखें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 3। अब सेकंड एलिमेंट आपने इन सब में देखने हैं ऑर्डर पेयर में, तो 4 3 4 2 3 4, यानी 2 3 4 आ रहा है, तो हम इसकी रेंज में फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 2 3 और 4। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट 1 2 3 4 आपके कंप्लीट हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दी गई हैं जिसमें को आपने ज़ाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है फंक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है। फंक्शन की पहचान करनी है और फिर उसकी टाइप बतानी है कि वो 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, बाइजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स ये हमें कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को देखते हैं, जैसा कि इसकी फिगर 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डोमेन आ रही है 1 2 3, और इसकी रेंज देखें तो ABCD, तो ये हमारे पास B। स्टूडेंट्स ये फंक्शन हमारे पास एक आउटपुट से हमेशा क्या होती है, एक इनपुट ही निकल सकती है, या दो आउटपुट से एक ही इनपुट, दो इनपुट से एक ही आउटपुट हमें मिले, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो हमारे पास सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज़ जब एक इनपुट से दो आउटपुट निकलें तो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो फिगर 1 में आपके पास अगर एक इनपुट से दो आउटपुट निकलें तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसके ऑल्टरनेट आपने पढ़ा था कि अगर दो इनपुट से, ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, और ये आपके पास क्या है, आउटपुट है। ठीक है। अगर दो आउटपुट इनपुट हों, ठीक है, दो इनपुट हों और उनसे जो रिज़ल्ट यानी हमें आउटपुट मिल रही है वो एक ही हो, तो फिर हमारे पास वो फंक्शन होगा। तो हम फिर इसको कैसे लिखेंगे, जो फिगर 1 है हम इसको लिखेंगे फिगर 1। ठीक है। यहाँ पे फिगर 1 डज़ नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन, डज़ नॉट represent the function,
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसकी इनपुट आउटपुट से सेटिस्फाई ही नहीं है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं फिर पार्ट नंबर 2। तो फिगर 2 में आपके पास देखें तो इसका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, यानी एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रही है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रही है। तो अगर आप लोग गौर करें तो हमने 1-1 फंक्शन पढ़ा था जिसमें एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैच कर रहा था, ठीक है। और ये हमारे पास फिर क्या होगा, और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी उसमें ये ए का अगर आप लोग सेट कह दें और ये बी का। एक तो हमने पढ़ी थी कि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो दूसरे सेट से मिलें, ठीक है, एक इनपुट से एक आउटपुट भी मिले। और दूसरा बी के तमाम एलिमेंट अगर यूज़ भी हो जाएं, ठीक है, उसका रिलेशन हमारे पास ए के साथ बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम फिर क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसमें आपने पढ़ा था 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, वो फिर या उसको कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिर हम इसका क्या लिखेंगे, अगर आपके पास कोई यहाँ पे एलिमेंट बच जाता तो फिर हम इसको कह सकते थे 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो टोटली सेट है वो यूज़ भी हो गया है, बी के तमाम एलिमेंट यूज़ भी हो गए हैं और इनका रिलेशन एक एलिमेंट का ही एक एलिमेंट के साथ है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिर आप लोग 2 में क्या लिखेंगे, यानी दूसरी फिगर में फिगर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको फिगर 2 को रिप्रेजेंट साथ करेंगे ताकि आपके आंसर्स का भी आसानी से पता चल सके। फिगर 2 रिप्रेजेंट द फंक्शन, यानी ये फंक्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि ये फंक्शन है, रिप्रेजेंट द फंक्शन। तो इसके बाद हम इसकी कंडीशन बताएंगे कि ये कौन सा, हमने इसकी टाइप भी बतानी है कि फंक्शन किस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे हम बताएंगे एंड इट इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है, कि ये बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें यानी बाइजेक्टिव में आपने पढ़ा था इसकी अदर नेम है 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो फिगर 3 में अगर आप लोग देखें तो ये वाली सेम जो टोटल है फिगर 2 टाइप ही है, यानी इसका एक का रिलेशन ए दूसरे एलिमेंट के साथ है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट निकल रही है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि बी के तमाम एलिमेंट यूज़ भी हो रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन जो इनपुट है उससे हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, यानी 1 का 1 रिलेशन। और दूसरे नंबर पे क्या था कि बी के तमाम एलिमेंट क्या हैं बी सेट के, वो भी यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे फिर स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो थर्ड में भी हम क्या फिर लिखेंगे, इसके थर्ड में आप लोग बताएंगे जो फिगर 3 है उसमें भी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को, ठीक है, रिप्रेजेंट द फंक्शन, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को, और साथ में बताएंगे कि ये कौन सी टाइप है। तो हम बताएंगे कि इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये फिगर 3 हमने जस्ट ये पहचान करनी है कि ये फंक्शन है या नहीं, और फिर साथ में हमने टाइप भी बतानी है। और पीछे मैंने टाइप बहुत डिटेल से बताई हैं, अगर आप लोग उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको फिगर देख के खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इसकी कौन सा नाम है इस फिगर का, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर फिगर 4 है इसकी, यानी पार्ट नंबर 4 है। अब हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। दो सेट में देखें अगर इसकी दो इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रही है, ठीक है, दो आउटपुट इनपुट से एक ही आउटपुट मिले तो वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है, वो फंक्शन होगा। अगर आप इसका अल्टरनेट देखें, यानी सॉरी इसका ऑपोजिट देखें, तो ये आपके पास देखें एक इनपुट से दो आउटपुट मिल रही हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अगर एक इनपुट से दो आउटपुट आपको मिल रही हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर दो इनपुट से एक आउटपुट मिले तो वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इसमें आप पहचान कैसे करेंगे कि ये फंक्शन की टाइप कौन सी है।
तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि दो इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, इधर से n का रिलेशन भी z के साथ है। और मज़ीद हम कैसे पहचान कर सकते हैं, मज़ीद ये कि b के तमाम एलिमेंट नहीं यूज़ हो रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो इसका y एलिमेंट अभी रहता है, ठीक है, जिसमें b के तमाम एलिमेंट यूज़ ना हो और वो फंक्शन भी बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन। तो नेक्स्ट इसके फिर हम पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फिगर 4 रिप्रेजेंट द फंक्शन और इसके साथ हम बताएंगे कि ये किस टाइप का रिप्रेजेंट द फंक्शन, और साथ में हमने बताना है कि ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है, इट इज़ एन इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन। वंस अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट से हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल रही हो, लेकिन उसमें बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल FD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।